Hello and welcome to chemistry classes at RK Explains। प्यारे बच्चों 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा कि भौतिक राशियों के मापन के लिए पहले जो पद्धतियां, पहले जो सिस्टम प्रचलित थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, उनके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद आज के समय का जो सर्वमान्य जो सिस्टम है, जो पद्धति है एसआई, उसमें कौन से 7 मूल मात्रक होते हैं और भौतिक राशि का मान बड़ा या छोटा होने पर कौन कौन से प्रीफिक्सेस काम में लिए जाते हैं, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, सारी बातें अपने दिमाग में क्लियर हैं। तो चलिए अब ये जो भौतिक राशियों का मापन है, इसी कंसेप्ट को बच्चों आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ एक जो बहुत ज्यादा काम में आने वाली जो भौतिक राशियां हैं, उनका मापन हम देखेंगे। तो फटाफट नोटबुक पेन निकाल के तैयार हो जाइए आप और कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान और भार। सबसे पहले इसके मेजरमेंट को, इसके मापन को बच्चों हम समझेंगे। द्रव्यमान और भार, मास एंड वेट। मोस्टली बच्चों क्या होता है, एक ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि 9-10 तक आप पढ़ते हैं, तो अमूमन हम भार और द्रव्यमान को एक ही भौतिक राशि मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। द्रव्यमान अलग बात है, अलग कंसेप्ट है और भार अलग है। तो ये द्रव्यमान और भार यानी मास और वेट में क्या फर्क है, इस बात को बच्चों हमें सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, हेडिंग लिखने के बाद इनकी डेफिनेशन नोट करेंगे। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, उसमें कितना द्रव्य, कितना मैटर है, उसकी मात्रा है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर है। जबकि किसी वस्तु का भार है, वो उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। देखो, द्रव्यमान और भार, मास और वेट में अंतर समझिए बच्चों, कि किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान की जो मात्रा है, वो तो उसमें कितना द्रव्य उसमें उपस्थित है, वो तो है उसका द्रव्यमान, मास। जबकि भार क्या है, भार उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। जिस ग्रह पर वो वस्तु स्थित है, उस ग्रह द्वारा उस वस्तु की सतह पर कितना गुरुत्वीय बल लगाया जा रहा है, वो है उसका भार। तो भार तो वास्तव में एक प्रकार का बल है। भार की जो इकाई है वो न्यूटन होती है, जबकि द्रव्यमान है वो उसमें द्रव्य की मात्रा है, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। फिजिक्स में बहुत डिटेल से आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक और इसका जो कंसेप्ट है वो दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध की जहां तक बात है बच्चों, इन दोनों के बीच में ये संबंध होता है, W बराबर mg। ये इन दोनों में संबंध। W यहां पर वेट यानी भार के लिए है, स्मॉल m मास द्रव्यमान के लिए है, और g है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जिसकी वैल्यू पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर है बात? चलिए अब इन दोनों के बीच में ये जो संबंध है W बराबर mg, इसका मतलब ये हो गया कि अगर g की वैल्यू चेंज हो जाती है, देखो पृथ्वी की सतह से अगर वस्तु ऊपर जाती है, उसकी स्थिति चेंज होती है, तो g की वैल्यू चेंज होती है, तो भार बदल जाएगा। यदि पृथ्वी की सतह से नीचे वस्तु जाती है, गहराई में वस्तु जाती है, तो भी उसकी g, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसका भार चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ है, उसमें कितना द्रव्य है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये अगली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो बच्चों, ये देखिए
ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको नीचे नोट करनी है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है। वस्तु चाहे किसी भी स्थिति पे चली जाए, किसी भी ग्रह पे चली जाए, चाहे किसी ऊंचाई पर रखी हो, किसी भी गहराई में हो, द्रव्यमान उसका कभी चेंज नहीं होगा, वो स्थिर है। लेकिन उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। ये क्लियर कर दिया मैंने आपको क्यों होता है चेंज। m तो स्थिर है, उस वस्तु में द्रव्य की जो मात्रा है, पदार्थ की जो मात्रा है, वो तो स्थिर है, लेकिन g की वैल्यू चेंज हो रही है स्थिति बदलते ही, और g की वैल्यू चेंज होते ही w यानी जो भार है, उसका वेट है, वो भी बदल जाता है। तो द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है बच्चों, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि द्रव्यमान वास्तव में किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि भार उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। तो ये हमेशा अपने को आगे ध्यान में रखना है कि दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब बात कर लेते हैं द्रव्यमान के मापन की। तो देखिए बच्चों, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बहुत सारे रसायनों का द्रव्यमान लेने के लिए हम इस प्रकार की बैलेंस ये काम में लेते हैं। ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है। लेबोरेटरी में आपको ये सिखाएंगे कि ये जो बैलेंस है इसको कैसे यूज करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। यहां थ्योरी में इसको हम बिल्कुल इसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं करेंगे, इसको डिस्कस अपने को नहीं करना है, अपने को वापस उस बात पे आ जाना है। अभी हम एसआई पद्धति के ऊपर सीख के आए हैं। एसआई पद्धति में ये कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। कौन सा मात्रक है? किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। ये बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यदि द्रव्यमान बहुत छोटा है तो उसकी जगह हम छोटी इकाई काम में ले लेंगे, और वो छोटी इकाई कौन सी होती है? ग्राम। हम सभी परिचित हैं इससे। और 1 किलोग्राम में बच्चों कितने ग्राम होते हैं? 1000। वैसे भी प्रीफिक्स किलो देखते ही हम समझ गए कि किलोग्राम है वो ग्राम से कितना बड़ा है? 1000 गुना बड़ा है, क्योंकि किलो 10 की पावर 3 के लिए काम में आता है। तो वैसे ही आपके ध्यान में रह जाएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बाकी सारी बातें हैं, अगर मान बहुत बड़ा है, मान बहुत छोटा है, तो जो प्रीफिक्सेस हम पढ़ के आए थे वो सारे यहां पर अप्लाई करने हैं। तो मेन बात इसमें थी, जो इसमें कंसेप्ट था वो था द्रव्यमान और भार में अंतर को समझना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें थी। क्लियर है बात? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, और अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट भौतिक राशि आपके सामने है आयतन, वॉल्यूम। तो ये हेडिंग डाल लीजिए अब कॉपी में, आयतन, वॉल्यूम। आयतन के बारे में हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। डेफिनेशन सबसे पहले नोट कर लें बच्चों आयतन की। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। अब आयतन में आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो एसआई पद्धति में जो मात्रक है लंबाई का, मीटर, वो अपन कह देंगे मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो वो क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो आयतन का एसआई मात्रक बच्चों हो गया मीटर क्यूब। लेकिन देखो, मीटर लंबाई का बड़ा मात्रक है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बहुत सारे जो आयतन अपन मापते हैं, पदार्थों के आयतन हम मापते हैं, तो उस लिहाज से मीटर क्यूब एक बहुत बड़ी इकाई है। तो मोस्टली क्या करते हैं, हम छोटे इकाई काम में लेते हैं, और छोटे इकाई के रूप में हम ज्यादातर वहां पर काम में लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, सीएम क्यूब। ये छोटी प्रयोगशाला में जो हम मापन करते हैं उसमें ये व्यवहारिक इकाई है। और 1 सेमी क्यूब जो ये लिखा हुआ है बच्चों, अभी अपन कन्वर्जन की जो बात करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि 1 सेमी क्यूब ही क्या है? 1 ml है। अब ये ml वाली जो बात आई, लीटर, आप देखते हैं कि मोस्टली, हालांकि ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब है, इसका छोटा मात्रक सेमी क्यूब है, लेकिन जो द्रव होते हैं
द्रव होते हैं उनको मापने के लिए, आप दैनिक जीवन में देखते हैं पानी है, दूध है, ये द्रव है, इनको मापने के लिए हम कौन सा मात्रक काम में लेते हैं? लीटर। यस, लीटर हम द्रवों का आयतन मापने के लिए मोस्टली काम में लेते हैं। द्रवों के आयतन को मापने के लिए मात्रक का उपयोग किया जाता है और वो मात्रक बच्चों कौन सा होता है? लीटर। तो चलिए इसको समझते हैं, लीटर को समझ लेते हैं। ये रहा लीटर, जो द्रवों के आयतन को मापने के काम में लिया जाता है। मोस्टली हम दैनिक जीवन में, व्यवहार में इस चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो यहां पर लीटर और इसकी छोटी जो इकाई है मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिली प्रीफिक्स के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। अब यहां पर आयतन के लिए ये जो छोटा मात्रक यहां पर लिया गया है सेमी क्यूब, यहां बच्चों ये समझना जरूरी है, इसको नोट भी कर लेना आप। 1 सेमी क्यूब बराबर होता है 1 ml। 1 सेमी क्यूब बराबर है 1 ml। ये संबंध बताता है कि द्रवों के आयतन के लिए जो हम इकाई काम में लेते हैं लीटर, और उसका छोटा रूप है मिलीलीटर। मिलीलीटर लगाने का मतलब क्या हो गया? लीटर का 1000वां भाग। मिली आप जानते हैं 10 की पावर -3 के लिए यूज किया जाता है। तो लीटर का 1000वां भाग है वो मिलीलीटर है, और वो 1 सेमी क्यूब के बराबर होता है। ये 1 सेमी क्यूब या 1 ml है, उसके लिए एक और सिंबल काम में लेते हैं, सीसी भी लिखा हुआ रहता है बहुत जगह, सीसी, सेंटी क्यूब, सीसी। इस रूप में भी इसको कई जगह आपको ज्यादातर वाहनों के इंजन की जो क्षमता होती है उसके लिए सीसी मोस्टली लिखा हुआ रहता है कि भाई इस वाहन का इंजन है, उसकी कैपेसिटी 800 सीसी है, इसकी 1200 सीसी है। तो वहां पर सीसी का मतलब होता है सेंटी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये उसके आयतन को बताता है, उसके वॉल्यूम को बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट संबंध है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर। क्लियर है बात आयतन की? चलिए अब प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में जब आप काम करेंगे, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां द्रव या विलयन का आयतन है उसको मापने के लिए अंशांकित सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसका मतलब उस पे चिन्ह लगे हुए रहते हैं कि यहां तक 1 ml, यहां तक 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। ये देखिए आपके सामने इस पे चिन्ह लगे हुए ना, 10 का है ये, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml का है। तो इस प्रकार से जिसके ऊपर अलग अलग जो अंश हैं उसके, उनके जो चिन्ह लगे हुए रहते हैं कि यहां तक कितना आयतन है, यहां तक कितना आयतन है, उनको बच्चों बोला जाता है अंशांकित। ठीक है, अंशांकित सिलेंडर भी काम में लिए जाते हैं, जैसे ये अंशांकित सिलेंडर है। अंशांकित ब्यूरेट काम में ली जाती है, ये जो फर्स्ट नंबर पे बनी हुई है ये ब्यूरेट है। अंशांकित पिपेट काम में ली जाती है, ये वाली पिपेट है। अलग अलग इनका यूज आपको केमिस्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इस बात को हम समझेंगे। ब्यूरेट जो आयतनात्मक विश्लेषण होती है, जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, उसमें ये ब्यूरेट, पिपेट, ये सिलेंडर, ये सारे के सारे वहां पर बच्चों काम में लेंगे हम। तो अंशांकित का क्या मतलब है ये फिलहाल आपको समझना है। जिस पर आयतन के चिन्ह लगे हुए हों वो अंशांकित सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट कहलाते हैं। और इन सब का उपयोग आयतन को, द्रव का जो आयतन होता है उसको मापने में इसका इस्तेमाल होता है। कोई भी द्रव है उसका आयतन कितना है, तो जैसे ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें डाल के हम आयतन को माप सकते हैं। इसके ऊपर चिन्ह लगे हुए हैं तो की रीडिंग अपन देख लेते हैं। तो ये द्रवों का आयतन मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आयतन के बाद द्रव्यमान की भी हमने बात कर ली, आयतन की भी बात कर ली हमने। तो इन दोनों के आधार पर नेक्स्ट जो भौतिक राशि है अपने लिए वो है घनत्व, डेंसिटी।
डेंसिटी। घनत्व को बच्चों पहले भी हमने डिस्कस किया है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। डेफिनेशन नोट कर लें इसकी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये इन तीनों राशियों में संबंध को बताता है बच्चों कि घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, ये आयतन द्रव्यमान घनत्व तीनों में आपस में क्या संबंध है इसको ये बताता है। किसी पदार्थ का घनत्व, ये डेफिनेशन है घनत्व की, इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। इकाई आयतन का द्रव्यमान, अगर इस संबंध में आयतन की वैल्यू हम 1 रख दें तो बच्चों अपने आप ही घनत्व किसके बराबर हो गया? द्रव्यमान के बराबर। यानी इकाई आयतन अगर है तो इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है वही उसका क्या है? घनत्व है। अब एसआई मात्रक इसका यदि लेना चाहें तो इन दोनों का एसआई मात्रक रख देंगे हम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है? केजी। और आयतन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। तो केजी और नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब, ये इसका घनत्व का एसआई मात्रक हो गया। मीटर क्यूब को यदि आप ऊपर लेते हैं तो ये घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी, ये घनत्व का एसआई मात्रक हो गया। केजी प्रति मीटर क्यूब, ये इसका एसआई मात्रक है। और पहले आयतन में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो मीटर क्यूब है वो आयतन की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये प्रयोगशाला में मापन के लिए ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहां पर छोटा मात्रक हम काम में ले रहे थे। और छोटा मात्रक कौन सा काम में ले रहे थे अपन? सेंटीमीटर क्यूब, सीएम क्यूब। तो यहां पर घनत्व का भी यदि व्यवहारिक मात्रक देखें तो ऊपर इसमें आता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का छोटा जो व्यवहारिक मात्रक है वो हो जाएगा ग्राम, और आयतन का हो गया सेमी क्यूब। तो ये घनत्व को मापने का एक व्यवहारिक और छोटा मात्रक हो गया, ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो ये छोटा मात्रक है। मोस्टली अपन घनत्व को मापने के लिए इसी यूनिट को मोस्टली यूज करते हैं। अब बच्चों इस कंसेप्ट पे अपन आते हैं कि वास्तव में घनत्व हमें बताता क्या है, घनत्व से हमें क्या पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट बात जानने योग्य हमारे लिए है। तो इसको देखिए, यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है इसको हम समझते हैं कि घनत्व ये बताता है कि कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इकाई आयतन में जितना अधिक द्रव्यमान स्थित है घनत्व उतना ही अधिक है। और इकाई आयतन में ज्यादा द्रव्यमान कब होगा? जब कण पास पास होंगे। इसका मतलब कण जितने नजदीक होते हैं, जितने पास पास व्यवस्थित होते हैं, उस पदार्थ का घनत्व उतना ही अधिक होता है। हमने कंपेयर भी किया था पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस को, उसमें भी ये डिस्कस किया था हमने कि घनत्व में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसलिए घनत्व ठोस का सबसे ज्यादा होता है। यानी ठोस में पार्टिकल्स, तीनों भौतिक अवस्थाओं को यदि अपन उनकी तुलना करें, कंपेयर करें, तो ठोस में पार्टिकल सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। इसलिए तीनों अवस्थाओं में से ठोस का, सॉलिड का घनत्व सबसे ज्यादा है। गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पे होते हैं, तो उसका यानी गैस अवस्था का घनत्व तीनों में सबसे कम होता है। यानी घनत्व हमें इस बात की जानकारी देता है कि पदार्थ के कण कितने पास पास हैं। घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब पदार्थ के कण बिल्कुल एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित हैं, एक दूसरे के नजदीक व्यवस्थित हैं। क्लियर बात है ये? चलिए, इसके बाद एक नई और महत्वपूर्ण भौतिक राशि की ओर अपन बढ़ जाते हैं, और वो है बच्चों ताप, टेम्परेचर। तो ताप या टेम्परेचर का जो मापन है, मेजरमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ताप को मापने के लिए सामान्य रूप से नॉर्मली 3 पैमाने बच्चों काम में लिए जाते हैं, 3 स्केल काम में ली जाती हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। वो कौन कौन सी हैं?
एक तो है डिग्री सेल्सियस, या जिसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी इसकी जो स्केल है, जो पैमाना है, वो है डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा पैमाना है केल्विन। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगाना है, इस बात को क्लियर कर लें दिमाग में। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ हम डिग्री इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहली लाइन बच्चों अपने नोट्स में, आपकी कॉपी में यह आ जाएगी कि ताप को मापने के लिए 3 पैमाने काम में लिए जाते हैं। नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर 3 केल्विन। क्लियर बात है। और ये आपको पता ही है कि एसआई पद्धति के हिसाब से केल्विन ताप का मात्रक अपन काम में लेते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इन तीनों पैमानों में जो बेसिक जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। फिजिक्स में बहुत डिटेल से आएगा, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसमें पूरी डिटेल इसकी आएगी, लेकिन हमें बार बार इन जिन भौतिक राशियों की केमिस्ट्री में आवश्यकता होती है उनके बारे में थोड़ा परिचय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब सबसे पहले बारी बारी से इनकी बात करें तो सेल्सियस पैमाने के जो तापमापी या जो थर्मोमीटर होते हैं उनमें 0 से 100 तक के चिन्ह लगे हुए रहते हैं। 0 से स्टार्ट करके 100 तक चिन्हित रहता है, अंशांकित रहता है ये थर्मोमीटर। डिग्री सेल्सियस का जो पैमाना है, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर को मापता है। और इसका आधार बच्चों क्या है, ये कहां से स्टार्ट होता है, जल के हिमांक। जिस ताप के ऊपर जल यानी पानी जम जाता है बर्फ के रूप में, उसको बोलते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। वो फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है वो ये है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से ये पैमाना स्टार्ट होता है। ये देखिए आप सेल्सियस वाले पैमाने को, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, यहां से ये स्टार्ट है, इसका लोअर पॉइंट है ये। और कहां तक है वो, क्वथनांक तक है। आप सभी जानते हैं कि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों कुल मिलाकर जो सेल्सियस थर्मोमीटर होता है उसमें 100 भाग होते हैं, उसकी स्केल 100 भागों में बंटी हुई रहती है। 0 डिग्री सेल्सियस से ये शुरू होती है और 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जल के फ्रीजिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर इसके बॉइलिंग पॉइंट तक 100 भागों में ये बंटी हुई रहती है। क्लियर है बात इसकी। चलिए अब नेक्स्ट जो दूसरी है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये स्टार्ट है और 212 तक है। अभी हम सीखेंगे जब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो 32 होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस को बदलते हैं तो ये 212 होता है। तो वो यहां भी वही बात है, सेम वही बात है कि फ़ारेनहाइट जो स्केल होती है वो भी जल के हिमांक यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। इसका मतलब ये स्केल बच्चों कितने भागों में बंटी हुई है, जैसे डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है वो 100 भागों में बंटी हुई है, ठीक वैसे ही ये जो स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर मापती है ये स्केल कितने भागों में बंटी हुई है, यानी 212 माइनस 32 मतलब ये कितने भागों में बंटी हुई है, 180। 180 भागों में ये डिग्री फ़ारेनहाइट की जो स्केल है वो बंटी हुई है। अच्छा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका एंड पॉइंट तो दोनों के दिखाए हुए हैं ही हैं। इसके अलावा देखो 2 महत्वपूर्ण बातें और इसमें बता रखी हैं कि मानव शरीर का ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है। और इसको फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में यदि कन्वर्ट किया जाए, चेंज किया जाए, तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो होता है बच्चों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, इसके अलावा नीचे एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है अपने को यहां पर दी हुई है, जगह जगह हम आगे बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये और ये रासायनिक क्रिया होती है, रूम टेम्परेचर पर ये परिवर्तन होता है।
तो जहां भी ये शब्द आता है रूम टेम्परेचर, तो हमें पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर से हमारा क्या मतलब है, नॉर्मल टेम्परेचर से हमारा क्या मतलब है। तो बच्चों रूम टेम्परेचर टर्म जहां भी काम आती है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर से हमारा अभिप्राय क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी बात को अगर फ़ारेनहाइट में आप कहें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रूम टेम्परेचर है। तो बहुत उपयोगी छोटी छोटी और बहुत उपयोगी जानकारी ये है। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं केल्विन वाली स्केल की। ये देखिए केल्विन की स्केल, और केल्विन वाली स्केल का तो सीधा है, जो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें जब 273.15 जोड़ते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 273.15 जोड़े तो आगे 273.15, 100 273.15 जोड़े तो हो गया 373.15 ये स्केल है पूरी की पूरी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केल्विन स्केल होती है वो भी कितने भागों में बटी हुई रहती है, बोलो कितने भागों में बटी हुई रहती है, यस 100 भागों में ये बटी हुई है। 273 से 373 हो गए 100 भाग। इसको बदलना वही जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी जहां तक बात है तो सीधा इसमें देखो एग्जैक्ट वैल्यू यदि हमें निकालनी है तब तो 273.15 जोड़ना है अपने को। राउंड फिगर में हम क्या करते हैं 273 उसमें सीधे जोड़ लेते हैं। तो जैसे डिग्री सेल्सियस का मान है यहाँ पर 37 और इसमें अपन ने जोड़ दिए 273, तो ये बच्चों कितना आ गया 310, ये रहा 310। इसी प्रकार से रूम टेम्परेचर सेल्सियस में हमने देखा था 25 है, 273 में जोड़े 298 केल्विन हो गया। तो हमारा फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो 180 भागों में बटा हुआ है, और डिग्री सेल्सियस और जो केल्विन स्केल है वो 100 भागों में बटे हुए रहते हैं, यानी दोनों स्केल है वो 100 भागों में बटी हुई रहती है। तो ये 3 स्केल हो गई। चलिए अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों आती है वो आती है कि टेम्परेचर किसी एक स्केल में अपने को दिया हुआ हो और उसको दूसरे में चेंज करना हो। डिग्री सेल्सियस में हो उसको फ़ारेनहाइट में बदलना हो, फ़ारेनहाइट में हो उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपस में बदलने हो, तो वो हम कैसे करेंगे। इनका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट, बहुत बार अपने को इन कन्वर्जन की आवश्यकता होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो अगली जो बात आपको बच्चों नोट करनी है इंपॉर्टेंट बात वो ये देखो, ये फॉर्मूला आपको लिखना है कि कोई भी डिग्री फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है उसको डिग्री सेल्सियस में मान हमें दिया हुआ है, उस मान को यदि आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि किस प्रकार से होता है। मान लीजिए बच्चों अपने पास ये है क्वेश्चन कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप को डिग्री फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया मान और कह रहा है इसकी डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू बताइए। तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, हम कहेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो यहां हमने वैल्यू रख दी इसकी 30 प्लस 32। तो ये 5 का 6 बार इसमें भाग चला गया, 9 गुणा 6 54 हो गया, प्लस 32 दोनों को हमने जोड़ दिया, 4 और 2 ये 6 हो गया, 5 और 3 ये 8 हो गया, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मान आ गया। समझ गए बात। तो ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है डिग्री सेल्सियस में निकालना हो, या डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है उसको फ़ारेनहाइट में अपने को निकालना हो,
तो बड़े आराम से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट संबंध, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो संबंध है वो ये देखिए बच्चों, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ये संबंध देखिए आप। अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे, एक दो कन्वर्ट करके आपको बताए भी थे कि डिग्री सेल्सियस में कोई भी मान यदि है तो उसमें 273.15 जब हम जोड़ेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर 2-3 अपन ने वैल्यू देखी थी ना, जैसे बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें जोड़े अपन ने, बताया था आपको। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको 273.15 जोड़ना है। राउंड फिगर में मोस्टली न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन आसानी रहे, इसके लिए क्या करते हैं, राउंड फिगर में उसमें 273 ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये कन्वर्जन तो बिल्कुल सीधा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसमें आपको 273.15 ऐड करना है। तो ये बच्चों दोनों जो फॉर्मूला हैं इनकी मदद से ये जो टेम्परेचर की 3 अलग अलग स्केल हैं, इनमें किसी भी एक स्केल में मान दिया हुआ हो उसको किसी भी दूसरी स्केल में हम आराम से बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे डिग्री सेल्सियस वाला है स्केल है तो इसमें टेम्परेचर नेगेटिव माइनस भी हो सकता है। आप सुनते ही हैं कि आज सर्दी में टेम्परेचर है वो -4 डिग्री था, तो हमारा तात्पर्य वहां पर होता है -4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में मोस्टली बताया जाता है टेम्परेचर को, लेकिन जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल में कभी भी मान नेगेटिव नहीं होगा। केल्विन स्केल में जैसे 0 आ जाता है, 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है वो। केल्विन स्केल में कभी भी टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। क्लियर बात? तो ये कन्वर्जन वगैरह की सारी बात बच्चों आपके अच्छे से समझ में आ गई, कहीं कोई इसमें मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने ब्यूरेट पिपेट इनके ऊपर सारा बता ही दिया था, और ये जो टेम्परेचर के जो स्केल है अलग अलग उनमें क्या डिफरेंस है ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो देखो बच्चों, भौतिक राशियों के मापन में मेजरमेंट की जो बात है उसमें हमने द्रव्यमान, भार, उनमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों की इकाई क्या है उसकी चर्चा कर ली। आयतन किसे कहते हैं, आयतन की इकाई क्या होती है उसकी हमने बात की। घनत्व यानी डेंसिटी किस प्रकार से निकाली जाती है, उसकी यूनिट यानी मात्रक क्या होता है उसकी बात की हमने। और लास्ट में ताप के जो पैमाने होते हैं, ताप को, टेम्परेचर को मापने के जो पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाना, इन तीनों की क्या विशेषताएं हैं, तीनों स्केल की विशेषताओं की बात की हमने। और किसी एक यूनिट में, किसी एक स्केल में अपने को कोई टेम्परेचर दिया हुआ हो तो उसे दूसरी स्केल में कैसे कन्वर्ट करें, यह भी आज के इस लेक्चर में हमने सीखा।